नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऑर्डर को वहां के फेडरल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो इसका असर सोने और चांदी पर क्या कुछ रहेगा, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी विनमार्ट से उनके डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी हैं। मनोज जी नमस्ते, स्वागत है। नमस्कार वीरेंद्र जी। दोस्तों, मनोज जी से चर्चा करेंगे उससे पहले जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मनोज जी, सीधी बात, नो बकवास, कि क्या जो है, क्या असर देख रहे हैं इसका? हाँ वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आज यहाँ शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल असर यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिला है जब देर रात यूएस के फेडरल कोर्ट ने जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सारे देशों के ऊपर जो टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे थे, तो उन्होंने उसको डिसीजन को अपहेल्ड किया और उन्होंने बोला कि ये वैधानिक नहीं है, स्टेचुटरी नहीं है, और उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाने की बात कही। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट जो है कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट में हायर कोर्ट में जो है अपील कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि वहां पे जो बड़ी जो कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के निर्णय को क्या करती है, वो वहां उसको स्टेटस को रखती है या प्रेसिडेंट ट्रम्प के फेवर में निर्णय देती है। अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे साफ तौर पर जो क्लियर हो रही है वो ये है वीरेंद्र जी की जो मैटर है वो अब डिस्प्यूट में चला गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अनाप शनाप जो हम टैरिफ हायर रेट्स पे लगते हुए देख रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पे कोर्ट का कुछ ऐसा निर्णय आएगा कि जो जिस तरह के निर्णय हो रहे थे, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है वो लगाम लगती हुई नजर आएगी। तो साफ तौर पर हमने देखा है कि उसके बाद यहाँ पे जो सेफ हेवन डिमांड है वो थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी देखने को मिली। यूएस के इक्विटी बाजारों में थोड़ा सुधार आया और उसी के चलते सोने में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्पररी इफेक्ट है और एक मुनाफा वसूली ड्यू भी थी सोने में, तो हम कह सकते हैं कि वो होती हुई दिख रही है। लंबी अवधि के फंडामेंटल में कोई ऐसा बड़ा बदलाव मेरा मानना है कि कोई जो है नहीं हुआ है। ये जो शॉर्ट टर्म में जो टैरिफ की वजह से तेजी आई थी और वो अब वहां पे टैरिफ के ऊपर कोर्ट का निर्णय आया, उसके चलते एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो थोड़ा करेक्शन यहाँ पे सोने की कीमतों में जरूर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, अगर अपर कोर्ट भी जो है लोअर कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखती। सर, दो चीजें। एक तो उसमें कहा गया है कि कांग्रेस का अप्रूवल नहीं लिया गया। मामला कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस अप्रूव कर देती है तो फिर तो उनके पास पावर रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई आदेश ले आए या कोई ऐसा कदम उठा लें जिसकी हमको भी कोई जानकारी नहीं है, कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ऐसा चीज ले आए, कोई और चीज वो कदम उठा ले या किसी तीसरा कोई कदम उठा ले, तो ये भी अभी पॉसिबिलिटी है। कुल मिला के ये चीजें अभी वापस, जिसको अनसर्टेनिटी कहते हैं, ट्रंप इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी, माहौल वहीं पर वापस पहुंचता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, इसीलिए मैंने बोला है कि ये छोटी अवधि में हम कह सकते हैं कि एक बदलाव जरूर देखने को मिला है और उसी के चलते मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक लंबी अवधि के फंडामेंटल का सवाल है तो उसमें कोई बदलाव हमारा मानना है कि नहीं है, क्योंकि जो आपने बिल्कुल वाजिब कहा कि ट्रम्प इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी, तो बिल्कुल वो देखने को मिल ही रहा है। आज ही हम न्यूज देख रहे हैं तो यहाँ पे जो उन्होंने डोज करके जो डिपार्टमेंट बनाया था और उसके प्रमुख थे एलोन मस्क, आज उन्होंने वहां से जो है रिजाइन कर दिया है। तो अनिश्चितता यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और निश्चित रूप से जो फेडरल कोर्ट ने निर्णय लिया है तो वहां पे न सिर्फ यूएस के व्यापारी कोर्ट में गए थे ट्रम्प के अगेंस्ट में, बल्कि वहां पे जो उनकी जो अपोजिशन पार्टी की जो स्टेट्स है वहां के गवर्नर भी जो है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कोर्ट गए थे। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये जो विवाद है आगे भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसका असर जो है हम साफ तौर पर यूएस की इकोनॉमी पर देख भी रहे हैं। कल जब यूएस फेड ने अपने मई मंथ की मॉनेटरी पॉलिसी के मीटिंग मिनट्स जारी किए, तो उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पे कंसर्न्स जो है जताए कि यहाँ पे इन्फ्लेशन को लेकर के कंसर्न्स है। हालांकि यूएस इकोनॉमी और जॉब मार्केट में उन्होंने भरोसा जताया, लेकिन ब्याज दरों में कटौती के निर्णय को वो साफ तौर पर टाल गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरह की अनिश्चितताएं हैं उसका असर न सिर्फ यूएस इकोनॉमी पर बल्कि पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी पर जो है वो पड़ता हुआ दिख रहा है। और ये बात बिल्कुल आपने वाजिब कही कि अगर यहाँ पे जो टैरिफ के निर्णय को अगर अपहेल्ड करता है जो यूएस का कोर्ट, तो हो सकता है कि यूएस प्रेसिडेंट वहां पे उसका फिर और कोई हम कह सकते हैं कि तोड़ निकालने के लिए और कोई नई चीज भी लेकर के आ जाए।
तो ये चलता रहेगा, ये 4 साल वो रहेंगे तो 4 साल अनिश्चितता जो है ना सिर्फ यूएस में बल्कि दुनिया में बनी रहेगी। इसीलिए हम बार बार कहते आए हैं कि जो लंबी अवधि के फंडामेंटल्स हैं वो बरकरार रहेंगे। एक चीज और सर, पिछले एक हफ्ते से बॉन्ड यील्ड, जापान के 30 साल के बॉन्ड की यील्ड, 50 साल के बॉन्ड की यील्ड, यूएस की बॉन्ड यील्ड, जापान ये कैरी ट्रेड अनवाइंड, ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमारे व्यूवर्स भी सुन रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, मैं भी स्टोरीज पढ़ रहा हूँ, कुछ एक वीडियो में मैंने इनकी चर्चा भी की। ये जो है चीज, जापान के बॉन्ड की यील्ड बढ़ना, इसका सोने पर क्या असर देखते हैं आप, या यूएस की यील्ड बढ़ना, इसका सोने पर क्या असर देखते देखिए, यहाँ पे जो वर्ड आपने यूज किया था अनसर्टेनिटी, तो जब अनसर्टेनिटी है तो उसी के चलते ये सारी चीजें हो रही है। जहां बॉन्ड की जो दरों का सवाल है, तो जो यूएस गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी है, जो उनका डेट है, उसमें बाहर के देशों ने जो पैसा लगाया हुआ है, उनके बॉन्ड को उन्होंने खरीदा हुआ है। तो जो यूएस के जो बॉन्ड है उसमें अभी सबसे बड़ी होल्डिंग जापान की है, उसके बाद चाइना की थी जो अब घट करके तीसरे नंबर पर आ गई है, और दूसरे नंबर पर यूके की है। मतलब यूएस के बॉन्ड में तीन जो बड़े देश जिनकी हिस्सेदारी है उसमें जापान, यूके और चाइना, तीनों एक दो तीन नंबर पर आते हैं। अब यहाँ पे जापान की बॉन्ड यील्ड में बढ़त जो देखने को मिली है उसका कारण यह है कि यूएस में अनिश्चितता बढ़ रही है लगातार। और यूएस में हमने देखा है कि काफी वर्षों के बाद, 2007 के बाद, जो वहां के 30 वर्षों के बॉन्ड की जो दर है वो 5% के स्तर को पार कर गई। इसका मतलब यह है कि यूएस की जो ट्रेजरी है, बॉन्ड है, वहां पे दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है उनका भरोसा कम हुआ है। तो ऐसे में यूएस के बॉन्ड की दरों का बढ़ना और यूएस की ट्रेजरी में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक का भरोसा कम होना, मतलब ये डॉलर के लिए साफ तौर पर नकारात्मक है। और इसीलिए हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। डॉलर में कमजोरी और यूएस के बॉन्ड की दरों का बढ़ना, मतलब वहां पे यूएस का जो फेडरल रिजर्व्स है उसको आगे उनके लोन की सर्विसिंग में तकलीफ आएगी। तो उसके चलते डॉलर में और प्रेशर बढ़ेगा। तो उस लिहाज से सेफ हेवन के तौर पर सोने की डिमांड जो है वो और भी बढ़ेगी। आपने जापान का जो जिक्र किया, तो जापान की एक करेंसी ऐसी करेंसी है कि उसको सबसे सेफ करेंसी माना जाता है, कम वोलेटाइल होती है। लेकिन वहां भी बॉन्ड की दरों में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आना, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जापानीज येन में लोग जो है बारो करके और फिर वहां पे दुनिया भर के देशों में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब अगर जापानीज करेंसी में भी अगर बड़ा फ्लक्चुएशन आता है तो जो उनके आर्बिट्रेज हैं, जो कैरी ट्रेड हैं, वो कहीं ना कहीं रिवर्स होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में भी यहाँ पे जो जो निवेशक हैं उनका भरोसा सोने की तरफ जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा एज ए सेफ हेवन। और वहां पे जापानीज येन में भी जो है बिकवाली आ सकती है आने वाले दिनों में। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जापान और यूएस की जो बॉन्ड की दरों में अनसर्टेनिटी जो उत्पन्न हो रही है, वो कहीं ना कहीं जो सोने की सेफ हेवन डिमांड है उसको आने वाले समय में कायम रखेगी। तो सर यहाँ से अभी एक दो महीने या 6 महीने, एक दो महीने से लेके 6 महीने का हम लोग ट्रेंड देखें, तो आपको क्या लग रहा है अभी सोने सोने को देखते हुए प्राइजेस को? अभी 1 से 2 महीने में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, और हम देखते हैं कि एक बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन मार्केट में ड्यू भी है, और वो हम इनफैक्ट होता हुआ भी देख रहे हैं। यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक प्राइस करेक्शन और एक टाइम करेक्शन। तो प्राइस करेक्शन भी धीरे धीरे होता हुआ दिख रहा है, और टाइम करेक्शन भी हम देख रहे हैं कि वो होता हुआ दिख रहा है कि एक रैली के बाद यहाँ पे थोड़ा पॉज जो है कीमतों में आते हुए देखा है हमने, स्पेशली अगर गोल्ड की बात करें। तो अगले 1 से 2 महीना हम ये प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों होते हुए देख सकते हैं। और उसी लिहाज से जैसा कि सोने ने अभी गिरावट दिखाई भी थी, और हम देख रहे थे कि कीमतें मई मंथ में 3,120, $3,127 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आती हुई नजर आई थी। और भारतीय बाजारों में हमने 90,890 तक के स्तर आते हुए देखे थे। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन सोने में रह सकता है। 3,200 से $3,120 का जो रेंज है वो सपोर्ट रेंज है, और उसमें सोना यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 94,000 से 92,500 ये कंसोलिडेशन की रेंज रह सकती है। लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सोने में कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी कि ये $3,000 या $2,800 या $2,600। अभी ऐसे कोई फंडामेंटल में बड़ा बदलाव यहाँ पे हुआ नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट का भी निर्णय आया है वो चैलेंजिंग है। और आगे अगर
अपर कोर्ट में अगर वहां पे जो है उसको लोअर कोर्ट के निर्णय को अगर वो कैंसिल कर देते हैं तो फिर हम यहाँ पे अनिश्चितता बनते हुए देखेंगे। जहां तक जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो वो भी अभी यहाँ लगातार बने हुए हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी जारी है और वहां पे तनाव इनफैक्ट पिछले 8-10 दिनों में बढ़ता हुआ ही नजर आया है। तो कहीं ना कहीं अनिश्चितता का माहौल है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन और करेक्शन रह सकता है, लेकिन वो एक यहाँ पे जो लंबी अवधि के निवेशक है उनके लिए अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। कोई बहुत बड़ी ज्यादा गिरावट यहाँ पे आ जाए ऐसा अभी संभावना बिल्कुल नहीं है। जहां तक लंबी अवधि का सवाल है साल के आखिर तक, तो हमारा मानना है कि 3,500 से $3,600 साल के अंत में सोना वापिस एक बार टेस्ट कर सकता है। तो यहां से अगर वर्ष के अंत तक की रेंज देखें तो $3,080 से $3,600 ये रह सकती है, जो भी लगभग 3,300 के आसपास सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कारोबार कर रहा जी, वहां पर ये एक अलग डिस्कशन का विषय है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने नीतियां बनाई थी, चाहे टैरिफ की हो चाहे दूसरी हो, उनके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस, पता नहीं उन्होंने किए ही होंगे। इतने बड़े पैमाने पे किया गया है कि वर्स्ट केस क्या कुछ हो सकता है, यूएस की इकोनॉमी क्या रिसेशन में जा सकती है, और बेस्ट केस क्या हो सकता है। पर मुझे लग रहा है कि बेस्ट केस ज्यादा देखा गया, वर्स्ट केस कम देखा गया कहीं ना कहीं। तो चांदी में कैसे देख रहे हैं सर? क्या आपको सपोर्ट लग रहा है ये सारे जो कोर्ट का डिसीजन आया है, या और भी आपको कोई फैक्टर लग रहे हैं चांदी के लिए? है। चांदी में बात करने के पहले आपने जो बेस्ट और वर्स्ट केस की बात कही उस पर एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा कि नॉर्मली हम देखते हैं वीरेन जी के कोई भी जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो एक्सेल में बनाया जाता है और वहां पे एक्सेल में प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरह से हाईलाइट की जाती है तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और जो हम वर्स्ट केस की आप बात कर रहे थे वो वहां पे नजरअंदाज किया गया और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतनी सारी अनिश्चितता यहाँ पे निर्मित होती हुई नजर आई। जहां तक चांदी का सवाल है, हमने देखा कि चांदी यहाँ पे एक अच्छा जो है कंसोलिडेशन दिखा रही है। और पिछले सप्ताह हमने इनफैक्ट वहां पे कीमतों में ब्रेकआउट भी होते हुए देखा था। $33 के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें निकलती हुई नजर आई थी और भारतीय बाजारों में भी जो 96,650 का रेजिस्टेंस बना हुआ था उसके ऊपर हमने कीमतों को सस्टेन होते हुए देखा और ये पूरे सप्ताह लगभग कीमतें वो लेवल के ऊपर भी बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि सिल्वर यहाँ पे कंपैरेटिवली सोने के मुकाबले अपना जो आउट परफॉर्मेंस है वो आने वाले दिनों में बरकरार रखेगी। और निश्चित रूप से जो यूएस कोर्ट का निर्णय आया है वो भी यहाँ पे चांदी के लिए फेवरेबल है एज एन इंडस्ट्रियल मेटल। दूसरा, यहाँ पे चाइना ने जो रेट कट किया था और चाइना की तरफ से जो लगातार स्टिमुलस दिए जा रहे हैं वो भी सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। और जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट है वहां पे भी थोड़ा सुधार जो है देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए पॉजिटिव है, तो उस लिहाज से चांदी के लिए भी यहाँ पे पॉजिटिव नजर आती है। तो हमारा मानना है कि कीमतें जब तक 32.80 इंटरनेशनल मार्केट और 96,650 भारतीय बाजारों में क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन है तो यहाँ पे जो है डाउनसाइड की गुंजाइश कम लगती है। अब यहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल लग रहा है वो 33.5 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 98,250। हम देख रहे हैं कि 98,250 पे बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब उसके ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है। आज यहाँ पे यूएस के इकोनॉमिक डेटा भी आना है तो उसके ऊपर नजर रहेगी। अगर वहां पे डेटा थोड़े फेवरेबल आते हैं और यूएस की जो जीडीपी है उसमें सुधार अगर देखने को मिलता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है अगर वो रीजनेबल रहते हैं एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, तो फिर चांदी की कीमतों में यहाँ पे जो 98,250 का रिजेक्ट एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वहां पे ब्रेकआउट हो सकता है और हम शायद नेक्स्ट वीक कीमतों को 1 लाख या उसके ऊपर भी जाते हुए देखें। तो सोने के मुकाबले चांदी में गिरावट की संभावना कम है। 96,650 क्लोजिंग बेसिस पर जब तक यहाँ पे होल्ड है तो बाय ऑन डिप्स करते रहें। 98,250 के ऊपर अगर ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो फिर यहाँ पे पोजीशन को और भी बनाए एक्सटेंड किया जा सकता है और उस कंडीशन में हम 1,04,000 और 1,02,000 वहां तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। 96,650 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलता है, हमको भी समझने को मिलता है, और आपके पास हर सवाल का वहां पर जवाब होता है। थैंक यू सो मच मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर आप? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है वीरेन जी, लेकिन समय समय पे हमारे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें जो है पोजीशन हो सकती है।
कोई भी निवेशक या ट्रेडर या व्यापारी सोने और चांदी में निवेश करना चाहता है फ्यूचर्स मार्केट में या हाजिर बाजार में भी, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर के ही करें। ये दोस्तों, जैसे मनोज जी ने कहा कि अपने वित्तीय सलाहकार की राय के हिसाब से ही काम करिएगा, और ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है सिर्फ। थैंक यू सो मच सर, हमें थैंक टाइम यू। देने के लिए।